हेलो बच्चों, तो क्या हालचाल। एकदम बढ़िया। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे और तैयारी आपकी बेहतर चली तरीके से चल रही होगी। अब देखेंगे अपन राजनीति के 12th एमपी बोर्ड के चैप्टर 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। अपने ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। अब देखते हैं अपन सब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो पार्ट का नाम है एक दल के विरोध का दौर, जो उसके अपन ने ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं। अब देखते हैं सब्जेक्टिव। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें से हर साल कभी 3 नंबर का कभी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, तो ध्यान रखना। भारतीय संदर्भ में एक दलीय प्रभुत्व का क्या तात्पर्य है? तो एक दल का मतलब होता है वो एक ही दल में रहता हो, यानी दूसरे दल में उस न जाता हो, यानी उसका वर्चस्व अच्छा रहता हो, इसका मतलब ये होता है। जैसे एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था उसे कहा जाता है जिसमें बहुदलीय प्रणाली के अंततः किसी एक दल की प्रधानता होती है। मतलब उनमें बहुदल में बहुत सारे दल है ना, उनमें से एक दल की प्रधानता क्या रहेगी? महत्वपूर्ण रहेगी। तो उसे क्या बोलेंगे? प्रभुत्व, एक दलीय प्रभुत्व बोलेंगे। मतलब उसका वर्चस्व चलता है, मतलब सबसे ज़्यादा जैसे वोट मिलेंगे उसका वर्चस्व चलेगा ही। सिंपल सी चीज़ है। दूसरा है, आज़ादी के बाद भारत में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व का दौर क्यों रहा था? आज़ादी के पश्चात भारत में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व का दौर रहा क्योंकि इस दल का संगठन अखिल भारतीय स्तर पर पहुंच चुका था। यानी इसने देश की आज़ादी करवाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और सभी इसको जानते भी थे। इस चक्कर में क्या रहा था, इसका संगठन पूरे देश में फैल चुका था, कारण ये भी था। तीसरा है, कांग्रेस का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? तो पता है 1885 में गठित कांग्रेस नव शिक्षित थी और इसकी स्थापना किसने करी थी? ये उनका नाम मत भूलना। नव शिक्षित, कामकाजी तथा व्यापारिक वर्गों का हित समूह थी, लेकिन 20वीं शताब्दी में इसने एक जन आंदोलन का स्वरूप धारण कर लिया। मतलब 20वीं शताब्दी मतलब 1900 के बाद इसने क्या करा? जन आंदोलन धारण कर लिया। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा, इसलिए ये फेमस हो गई। चौथा है, सर्वप्रथम किस भारतीय भाग में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए थे? मतलब किस भाग में? तो भारत में सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश, जो चीनी तहसील में 25 अक्टूबर 1951 को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाकर चुनाव संपन्न हुए थे। मतलब जो 18 साल का हुआ है ना, उसको उसने इस पर वोट डाले थे। ठीक है, तो ये पहला राज्य था। वो तहसील कौन सी थी? चीनी। अगला है, अगला देखते हैं, पांचवा। भारतीय जनसंघ के किन दो प्रमुख विचारों पर विशेष रूप से बल दिया गया था? तो पहला था एक देश एक संस्कृति तथा एक राष्ट्र। दूसरा था भारत द्वारा आणविक हथियारों के निर्माण को समर्थन। अगला है अपना छठा, क्या है? समाजवादी आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं एवं चिंतकों के नाम लिखिए। तो कौन कौन थे? तो ये अभी पूछ भी चुका है 2026 में क्वेश्चन के, राम मनोहर लोहिया किस समाज से थे? तो समाजवाद आंदोलन से थे। भारतीय समाजवादी नेतृत्वकर्ताओं का एवं चिंतकों में प्रमुख रूप से आचार्य पटवर्धन, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, इनका नाम मत भूलना, राजनारायण, अशोक मेहता तथा राम मनोहर लोहिया को, जो लोहिया थे ना, इत्यादि क्या थे? उल्लेखनीय नाम थे, जो किसमें थे? समाजवादी आंदोलन में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कब तक हुए थे अपनी? छठा प्रश्न हो गया था। अब देखते हैं सातवां। 1952 के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों से विजय मिली थी? तो 1952 के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कुल 489 सीटों में से 364 स्थानों पर विजय प्राप्त थी, क्योंकि उसका पहले से ही वर्चस्व था पहले। आठवां है, 1957 के केरल राज्य के विधानसभा चुनावों में किस राजनीतिक दल सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई थी? मतलब किस राजनीतिक दल का? तो 1957 के केरल राज्य में कुल 126 विधान क्षेत्रों में 60 स्थानों पर भारतीय साम्यवादी पार्टी को सर्वाधिक सीटें मिली थी। किसको मिली थी? भारतीय साम्यवादी पार्टी को, याद रखना। अब देख लेते हैं
लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रथम आम चुनाव 1952 से लेकर वर्तमान आम सामान्य निर्वाचन तक मतदान मतदान की तरीकों में क्या बदलाव हुए। मतलब जो 1952 में जो चुनाव की जो वोटिंग होती थी और अब जो वोटिंग होती है उसमें क्या क्या बदलाव हुए, ये ध्यान से देखना। तो पे तो अपन देखते हैं, ये 2024 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो उत्तर में देखते हैं, प्रथम दो आम चुनावों के पश्चात से वर्तमान चुनावों तक मतदान के तरीकों का काफी बदलाव हुआ, जिससे निम्न बिंदु से अपन समझ सकते हैं। तो पहले जो वोटिंग होती थी वो कैसे होती थी। 1952 के प्रथम आम चुनाव हेतु फैसला लिया गया था कि प्रत्येक मतदान केंद्र में प्रत्येक प्रत्याशी के लिए एक मत पेटी रखी जाएगी, जैसे अभी तक 1990 तक तो वही चलती रही थी, है ना। जिस पर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित होगा, मतलब उस पर क्या होगा, चुनाव चिन्ह अंकित होगा जिस उम्मीदवार जो लड़ रहा है। प्रत्येक मतदाता को एक खाली, मतलब एक खाली चिट्ठी जैसी पत्र दिया जाएगा, जिससे वह अपनी पसंद के उम्मीदवार में वो क्या करेगा, मतपेटी को डाल देगा। ठीक है, पहले ऐसे चुनाव होते थे। ठीक है। उल्लेखनीय है कि इस कार्य हेतु लगभग 20 लाख पेटियां प्रयुक्त की गई थी उस टाइम पे, 20 लाख। सोचो। इसके बाद आगे चलकर क्या हुआ, आगे चलकर प्रत्याशी हेतु एक अलग संदूक रखने की व्यवस्था को में परिवर्तन कर दिया। मतलब अब क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। अब मतपत्र का प्रत्येक उम्मीदवार का नाम एवं चुनाव चिन्ह अंकित किया जाने लगा, जैसा जो अभी तक सरपंच में चल रहा था। अभी बदलाव हुआ है 1990 के बाद। मतदाता को अपनी पसंद के प्रत्याशी के नाम के आगे मोहर लगानी होती थी। ये तो अभी तक चलता है, अभी बंद हुआ है। यह विधि तरीका आगामी 40 वर्षों तक उपयोग में लाई गई। ठीक है। इसे मतदान पूर्ण रूपेण गुप्त रखा जाता था। गुप्त तो अभी भी रखा जाता है। ठीक है। लेकिन जैसे ही सबसे ज़्यादा बदलाव हुआ भारतीय चुनाव आयोग 1990 के दशक के अंत में, फिर क्या हुआ, निर्वाचन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थात ईवीएम का प्रयोग प्रारंभ हुआ। संपूर्ण भारत में 2004 तक ईवीएम का प्रयोग होने लगा। इस मशीन में मोहर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब क्या होता था, इसमें सामने लिखा मतलब लिखा रहता था, उस पर क्या करते थे, वोट डाल देते थे। तो मतदाता अपनी पसंद के प्रत्याशी के नाम का चुनाव चिन्ह के सामने दिए गए बटन को दबा देता था, जिससे मतदान गोपनीय तरीके से हो जाता था। इस मशीन में मतगणना करने की काफ़ी सुविधा रहती थी, मतलब आसानी से वोटिंग मतदाता ही हो जाता था। काउंटिंग भी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, काउंटिंग पहले से ही हो जाती थी, सिर्फ देखना ही पड़ता था। दूसरा है, प्रथम भारत मतलब प्रथम भारतीय आम चुनावों में कांग्रेस को भारी सफलता मिलने के 4 तरीके लिखी गए। दो डबल बार छप गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो देखते हैं, प्रथम भारतीय आम चुनाव के कांग्रेस में भारी सफलता के 4 प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। पहला देखते हैं, भारतीय कांग्रेस का प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी था, जिसे विरासत में स्वतंत्रता संग्राम की विरासत मिली हुई थी। मतलब इसने देश आज़ाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तत्कालीन समय में कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसका संगठन संपूर्ण भारत में था। एक कारण ये भी है। ठीक है। दूसरा कारण क्या था, भारतीय राजनीति के लोकप्रिय नेता जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो कांग्रेस पार्टी में थे। ठीक है। और नेहरू जी ने ही कांग्रेस चुनावी अभियान का नेतृत्व पूरे भारत में भी करा था, मतलब संपूर्ण देश की यात्रा भी की थी। चुनाव परिणाम की घोषणा में कांग्रेस की भारी जीत से सभी आश्चर्यचकित रह गए थे। ठीक है। तीसरा कारण क्या था, तीसरा कारण था, कांग्रेस ने पहले लोकसभा चुनाव की कुल 489 सीटों में से 364 पर अपनी विजय पताका फहराई तथा वह किसी भी प्रतिद्वंद्वी से चुनावी दौड़ में काफ़ी आगे निकल गई। ठीक है। लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी कराए गए, जिसमें कांग्रेस ने कीर्तिमान स्थापित करते हुए बहुत बड़ी जीत की। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है ना, कांग्रेस को सभी जानते थे, क्योंकि देश को आज़ाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तीसरा है, एक दलीय प्रभुत्व वाली दल प्रणाली के कोई 4 लाभ लिखे। मतलब एक दल के लाभ भी बताना है और अपन हानि भी बताना। पहले लाभ बता देते हैं। एक दलीय प्रभुत्व वाली दल की अनेक लाभ हैं, जिन्हें संक्षेप में निम्नलिखित बिंदु पर अपन देख सकते हैं। ऐसा नहीं, दो पक्ष होते हैं हमेशा, लाभ भी होता है तो नुकसान भी होता ही है। इसमें सत्तापूर्ण दल की स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ होती है तथा वह स्वतंत्र रूप से शासक द्वारा संचालित कर सकता है। मतलब उसे डर ही नहीं रहेगा कि दूसरी पार्टी नहीं है। दूसरा कारण क्या है,
एक प्रभुत्ववादी दल प्रणाली में शासन में स्थायित्व रहता है तथा राष्ट्रीय नीतियों में व्यापक बदलाव नहीं किए जाते, जिससे उनमें निरंतरता बनी रहती है। ठीक है, मतलब बदलाव भी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा है, एक प्रभुत्व दल प्रणाली का एक लाभ यह भी है कि इसमें कानून व्यवस्था की स्थिति समाज में सुदृढ़ रहती है तथा शासन का संचालन सामाजिक व आर्थिक विकास हेतु आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, ये कारण भी है। चौथा कारण क्या है, यह प्रणाली आपातकालीन परिस्थितियों को सरलतापूर्वक सामना कर सकती है। मतलब एक ही दल है तो कोई दिक्कत ही नहीं, सामने वाला कुछ बोलेगा ही नहीं। अब दल की 4 हानियां भी बताना है, तो देखो हानियां कौन कौन सी है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ा। क्वेश्चन वही है, एक प्रभुत्ववादी दल की 4 हानियां बताइए। अपन लाभ देखें, नुकसान भी है, देखो क्या नुकसान है। एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था लोकतंत्र की सफलता एवं विकास हेतु अनुचित है, क्योंकि वो अपना फायदा मतलब फायदा उठा सकती है, उसका तानाशाही कर सकती है, जैसे दूसरे में लिखा है। इसमें प्रभुत्वशाली दल शासन का संचालन तानाशाही तरीके से करने लगती है, जिससे शक्तियों का दुरुपयोग भी होता है। तीसरा क्या है, एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था में विपक्षी काफी कमजोर हो जाता है। ठीक है, अतः सरकार की गलत नीतियों का आलोचना प्रभावशाली तरीके से नहीं कर हो पाता है। तो एक दलीय रहेगी तो क्या रहेगा, वो शक्तिशाली रहेगा, आलोचना भी नहीं कर पाएगा। दूसरा रहेगा तो आलोचना करेगा तो पता तो चलेगा ये क्या कर रहे हैं। चौथा है, एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के आगे चलकर तानाशाही व्यवस्था में बदलने का डर अथवा भय होने की वजह से जनसाधारण के अधिकार एवं स्वतंत्रता का अंकस अंकुश की संभावना रहती है। तो ये भी सही कारण है। अब देखते हैं अपन छठा प्रश्न, जो 2024 में आया था। विपक्ष पार्टी के उद्भव के मुख्य कारण लिखिए। मतलब विपक्ष पार्टी का उद्भव कैसे हुआ कांग्रेस के अलावा भी। तो विपक्ष पार्टियों के उद्भव ने हमारी शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया है। विपक्ष पार्टियों के उद्भव का एक कारण सत्तापूर्ण दल की त्रुटियों को उजागर करते हुए लोकतांत्रिक राजनीतिक दल जो विकल्प को संभावना को सदैव जीवंत रखना रखना था। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे कांग्रेस कमजोर होती गई। ठीक है, विकल्प की संभावना सदैव जीवन रखना था। इसी प्रकार सत्तापूर्ण दल की तानाशाही पर अंकुश लगाने हेतु भी विपक्ष पार्टी का उद्भव हुआ। मतलब जो ज़्यादा राज करने लग गए थे, अपनी मनमानी करने लग गए थे, इसलिए दूसरी पार्टी का भी क्या हुआ, उद्भव हुआ। अब देखते हैं भारतीय राजनीति में 1967 के बाद कांग्रेस के प्रभुत्व में गिरावट के प्रमुख कारण बताइए। तो क्योंकि एक तो कारण ये भी है कि जब देश आज़ाद हुआ था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके बाद ऐसा कोई नेता मिला ही नहीं जो देश को संभाल सके, मतलब उतना अच्छा। 1967 के पश्चात कांग्रेस वर्षन में कमी के कारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत का प्रभाव देश की राजनीतिक व्यवहारिक रूप से 1962 के चुनाव तक ही रहा। तदुपरांत धीरे धीरे यह प्रभाव कम होता चला गया। 1967 आम चुनाव में कांग्रेस के साधारण बहुमत से सरकार बनने लायक ही सीटें स्थान मिल पाई, मतलब सिर्फ बनने के लायक। ठीक है, तो इससे स्पष्ट था कि अब कांग्रेस के प्रभुत्व में कमी आई थी। संक्षेप में कांग्रेस के प्रभुत्व में गिरावट की प्रमुख कारण निम्नलिखित है। तो कौन कौन से कारण है। पहला कारण देखते हैं, 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन हो जाने के बाद कांग्रेस ने उन जैसी कोई चमत्कारिक व्यक्तित्व धनी मिला ही नहीं। ठीक है, एक कारण ये भी है। दूसरा कारण क्या है, 1964 में भारत में साम्यवादी दल, भारतीय जनसंघ, मुस्लिम लीग तथा समाजवादी दल जैसे अनेक राजनीतिक दलों ने प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मतलब फिर साम्यवादी दल भी में बढ़ोतरी हुई, जनसंघ में बढ़ोतरी हुई, मुस्लिम लीग में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, इसके बाद विभिन्न भारतीय हिस्सों में क्षेत्रवादी भावना प्रबल हुई, जिनमें परिणाम स्वरूप अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दल संगठित हुए। मतलब अब अनेक राज्यों में अपने अपने दल बनाने लग गए। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे सरकार कांग्रेस कमजोर होती गई। कांग्रेस सरकार ने विरोधी दलों के खिलाफ कुछ संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग भी किया, जिसकी वजह से भी लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ नकारात्मक विचार पैदा हो गए। ठीक है, अपना फायदा उठाया। पांचवा है, विभिन्न राजनीतिक दलों ने कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगा दी, जिससे कांग्रेस में कम स्थानों पर विजय प्राप्त हुई। मतलब उन पर कुल मिलाकर रोक लगा दी थी। ये कारण थे कि कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर हो गई। अब वर्तमान में कांग्रेस की सत्ता
बहुत ही कम है। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजना। जय हिंद। ये आपके लिए मेहनत चल रही है।